नमस्ते, ज्ञान में विद्या चैनल में आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। आज की कक्षा में हम पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं अध्याय नंबर 2 कक्षा कल के लिए हिंदी साहित्य राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक है डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल, जिनका जीवन परिचय है वो कल की कक्षा में हमने पढ़ा था। फिर भी ऊपर से हम कुछ मुख्य बातों के फिर से दोहरान कर लेते हैं, पुनरावृत्ति कर लेते हैं। इनका जन्म 7 अगस्त 1907 को हुआ था, गाजियाबाद जिला गाजियाबाद के खेड़ा ग्राम में हुआ था। इनका देहावसान 26 जुलाई 1966 को हुआ था। इनकी रचनाओं की बात करें, पृथ्वी पुत्र, उरु ज्योति, कला और संस्कृति, कल्पवृक्ष, माता भूमि, हर्ष चरित्र, एक सांस्कृतिक अध्ययन, भारत की मौलिक एकता, मलिक मोहम्मद जायसी, पद्मावत, भारत सामग्री, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। हमने पाठ था अपना राष्ट्र का स्वरूप, इसका भी कुछ भाग है वो हमने कल की कक्षा में अध्ययन किया था। राष्ट्र का स्वरूप है वो 3 तत्वों से मिलकर बना होता है। ये डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने हमें बताया है कि राष्ट्र का स्वरूप है वो 3 तत्वों से बना है। एक तो होता है भारत भूमि यानी पृथ्वी की भूमि, मातृभूमि। दूसरा अंग उसका आता है इस भूमि पर निवास करने वाले जन, और तीसरा अंग आता है संस्कृति। इन तीनों के सम्मिलन से ही है राष्ट्र का स्वरूप है वो बनता है। तो इसके हमें भारत भूमि की बात है वो कल की कक्षा में कर ली थी कि भारत भूमि है कितनी उज्जवल, कितनी पवित्र है। यहाँ पर भारत की जो कोख है वो अमूल्य निधियों से भरी पड़ी है, इसमें अनेक कोष खजाने हैं। इसी कारण से ये वसुंधरा भी कहलाती है। सैकड़ों हजारों वर्ष से हमारी पृथ्वी है, इसका विकास धीरे धीरे हुआ है और हमें अपना कर्तव्य है वो समझकर इसका संरक्षण का प्रयास है वो हर समय करते रहना चाहिए। किस प्रकार से पहाड़ों से नदियां उतरती हैं, झरने गिरते हैं और वो बहता हुआ जल अपने साथ अनगिनत पहाड़ के टुकड़ों को लेकर आता है, जो एक सुंदर आकार दे देते हैं। ऐसा लगता है कि मानो किसी शिल्पकार ने ही उसे गढ़ा हो, उसे सुंदर रूप है दिया हुआ हो। और इस प्रकार से कई पहाड़ों के साथ जब वो पत्थर बहकर आते हैं तो वो मिट्टी जो बनती है उससे पृथ्वी का श्रृंगार करके ऐसा लगता है कि पृथ्वी के धरातल है उसको सजा रही हो, नदी है उसको सजा रही हो। चतुर कारीगर होते हैं, चतुर जो कारीगर होते हैं वो इनके जो ये पहाड़ है नग है इस पृथ्वी पर उनको सुंदर कटाव देते हैं और उसके प्रत्येक घाट में नई शोभा को, सुंदरता को समाहित है वो कर देते हैं और वो पहाड़ है वो अनमोल बन जाते हैं। पृथ्वी और आकाश के अंतराल में जो सामग्री भरी है, पृथ्वी के चारों फैले हुए गंभीर सागर में जो जलचर है, रत्नों की राशि है, उन सबके प्रति चेतना स्वागत के लिए रात में फैलने चाहिए। यानी कि इसलिए हमें इस पृथ्वी का महत्व को समझना चाहिए, इसका उपयोग हमें बड़ी सावधानी के साथ है वो करना चाहिए। दूसरा हमने पढ़ रहे थे, हम मातृभूमि पर निवास करने वाले जन, पृथ्वी और उस पर मनुष्य नहीं हो तो उसका अस्तित्व ही नहीं रहेगा, उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा, उसकी कल्पना भी हम नहीं कर सकते हैं। पृथ्वी और जन दोनों के सम्मिलन से ही राष्ट्र का स्वरूप है वो मुखरित होता है। जब भी भारत के पृथ्वी माता और सच्चे अर्थ में पृथ्वी का पुत्र है, इसीलिए तो कहा जाता है माता भूमि पुत्र हम पृथ्वी, मैं ये भूमि है वो मेरी माता है और मैं इसका पुत्र हूँ। नमो माते पृथ्वी, नमो माते पृथ्वी, ऐसा है हम अपने उच्चारण करते हैं कि माता पृथ्वी को प्रणाम है, माता पृथ्वी को प्रणाम है, क्योंकि हम इसे अपनी माता स्वरूप देखते हैं। इसमें हमने जन्म लिया है, इसी के कोख में हम पलकर है वो बड़े होते हैं, इसी के कोख में रहकर, इसी के ही आंचल पर रहकर हम अपने जीवन को है वो आगे बढ़ाते हैं। हमारे जो जीवन को चलाने के लिए श्वास है, खाद्य सामग्री सब इसी पृथ्वी से ही हमें मिलते हैं, तो हमारा पालन पोषण करती है, वो जो पालन पोषण करती है वो माता स्वरूपा होती है। इसीलिए पृथ्वी को हम प्रणाम करते हैं, उसे बार बार प्रणाम कहते हैं, इस माता पृथ्वी को प्रणाम, माता पृथ्वी को प्रणाम। माता अपने सब पुत्रों को समान भाव से देखती है और माता पृथ्वी है वो भी सब पुत्रों को समान भाव से है अपने जो आंचल में भरी हुई जो अमूल्य निधि है उसको खोलकर है वो सामने रख देती है। कोई भेदभाव वो नहीं किया जाता है। पृथ्वी के विशाल प्रांगण में सब जातियों के लिए समान क्षेत्र है और पृथ्वी का जो विशाल प्रांगण है इसमें सब समान रूप से है रहते हैं। सभी जातियों के लोग, सभी धर्मों को, सभी समुदायों से संबंध रखने वाले सभी लोग है वो इस पृथ्वी पर है वो समान रूप से रहते हैं। समन्वय के मार्ग से भरपूर प्रगति उन्नति करने का सब एक जैसा अधिकार है और सब समन्वय के मार्ग पर चलकर यानी सब मेलजोल के मार्ग पर चलकर और इस भरपूर प्रगति और उन्नति करने का सबको एक समान अधिकार है वो इस धरती पर है वो मिला हुआ है। राष्ट्र के शरीर के एक भाग में यदि अंधकार और निर्बलता का निवास है तो
समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। इस प्रकार समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक जैसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। अब देखो, कहने का तात्पर्य ये है कि राष्ट्र के शरीर के किसी एक भाग में यदि अंधकार है, यदि एक भाग कोई पिछड़ा हुआ है, इस धरती का कोई एक भाग है वो पिछड़ा हुआ है, अंधकार है, निर्बलता का वहां निवास हो, तो समग्र राष्ट्र का स्वास्थ्य उतने अंश में असमर्थ रहेगा। तो समस्त राष्ट्र का जो समग्र स्वरूप हम देखते हैं तो उस अंश में है वो असमर्थ रहता है, वो राष्ट्र के स्वरूप में समन्वय नहीं कर पाता। इसलिए हमें इस प्रकार एक समग्र राष्ट्र जागरण और प्रगति की एक ऐसी उदार भावना से संचालित होना चाहिए। जन का प्रवाह अनंत होता है। सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। सहस्त्रों वर्षों से, हजारों वर्षों से हमें इस पृथ्वी पर है वो विराजमान है, और वर्षों से भूमि के साथ अपने राष्ट्रीय जन, अपने राष्ट्रीय भावना को साथ में रखते, इस पृथ्वी से तालमेल बिठाकर हम रखते हैं। जब तक सूर्य की रश्मियां होती है किरण, रश्मि किरण को कहते हैं, जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। जब तक ये सूर्य की किरणें विराजमान है इस धरती पर, जब तक सूर्य की जो किरणें हैं प्रातः काल आकर और इस भुवन यानी इस पृथ्वी रूपी भवन को है वो अपने अमृत से भर देती है, तब तक इस पृथ्वी पर हम मनुष्य की कल्पना है वो कर सकते हैं। मनुष्य का जीवन है वो अमर रहेगा। इस पर इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद राष्ट्र निवासी जन ने नई लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अमर है। इतिहास में अनेक उतार चढ़ाव हमने देखे। हम इतिहास में जाते हैं, अतीत में पीछे जाते हैं, तो इससे पृथ्वी पर रहने वाले जो मनुष्य है इसने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं, बहुत जीवन में संघर्ष की परिस्थितियों को उसने झेला है, लेकिन फिर भी उस राष्ट्र निवासी जन है, इस राष्ट्र पर निवास करने वाले जो जन है वो एक नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए आज भी अमर है, जरूर अमर है। फिर भी ये उठने वाली जो लहरें इनको पार करके आज भी मनुष्य है वो अपने जीवन को है वो सहजता के साथ आगे बढ़ा रहा है और आगे बढ़ाता रहेगा, अजर अमर रहेगा। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण होता है। जन का सततवाही जीवन, सततवाही है निरंतर चलने वाला, निरंतर चलने वाला जीवन तो नदी के उस प्रवाह की तरह है। नदी का जो बहाव होता है, प्रवाह होता है, जिसमें क्रम और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता होता है। जैसे नदियां हैं सतत निरंतर है, वो अपना कार्य करती रहती है, बहती रहती है, चलती रहती है, और कर्म और श्रम के द्वारा व्यक्ति अपने कर्म के द्वारा, अपनी मेहनत के द्वारा अनेक घाट है वो निर्मित कर लेता है और नए घाटों का निर्माण करके उत्थान को आगे बढ़ाता है। उसी प्रकार मनुष्य का जीवन है अपने सतत प्रवाहमान है, उस नदी की धारा की भांति सतत प्रवाहमान है, और वो अपनी मेहनत और कर्म के क्षेत्र में अपने कर्म करते हुए और मेहनत करते हुए है अनेक नवीन घाटों का निर्माण कर सकता है। अर्थात नवीन एक नए रास्ते हैं, विकास के नए रास्ते हैं, एक मनुष्य है उस पृथ्वी पर रहते हुए, इस राष्ट्र में रहते हुए खोज सकता है। तीसरा आता है संस्कृति। पहला हमने बात की जो ये राष्ट्र का स्वरूप है, इसका पहला अंग 3 अंगों से बना है। तो पहला अंग हमने की मातृभूमि, दूसरा अंग इसमें आता है भूमि पर निवास करने वाले जन, दूसरा है भूमि पर निवास करने वाले जन, और तीसरा अंग इसका आता है संस्कृति। तीसरा है संस्कृति, यानी कि इन तीनों के सम्मेलन से ही राष्ट्र का स्वरूप है वो बनता है। तो तीसरे अंग के बारे में हम अध्ययन करते हैं विस्तार से। राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। मनुष्य ने युग युगों से जिस सभ्यता का निर्माण किया है वही उसके जीवन की श्वास प्रश्वास है, कि मनुष्य ने युगों युगों से जिस सभ्यता को संस्कृति किसी कहते हैं कि मनुष्य का देखिए जीवन है वो एक आदिमानव के रूप में है, शुरू किया था उसने अपना मानव जीवन आदि मानव के रूप में है वो शुरू किया था। पेड़ों पे चढ़ना, जंगलों में रहना, कंदमूल खाना, वस्त्रहीन था, उसे किसी भी प्रकार का कोई ज्ञान नहीं था, किसी भी प्रकार का कोई उसको या आगे बढ़ने के तरीके हैं वो मालूम नहीं थे। लेकिन धीरे धीरे उसने
कोई उसमें आनंद अनुभव नहीं होगा, बिल्कुल एक कबंध मात्र रहेगा, कबंध यानी धड़ के समान रहेगा, यानी संस्कृति नहीं हो। अगर मनुष्य के जीवन में संस्कृति सभ्यता है वो नहीं हो तो उसका जो जीवन है मात्र धड़ मात्र रहेगा, केवल धड़ मात्र रहेगा, सांस का भाव रहेगा। संस्कृति ही जन का मस्तिष्क है, और संस्कृति ही इस मनुष्य के जन का मस्तिष्क है वो कही जाती है। देखिए संपूर्ण शरीर का संचालन है वो किसके द्वारा, मस्तिष्क के द्वारा किया जाता है, दिमाग के द्वारा किया जाता है। हम जितने भी अपने जीवन में कार्य करते हैं, दैनिक कार्य करते हैं, या जो भी हम हर रोज है जो कार्य करते हैं वो किसी मस्तिष्क के संचालन से ही करते हैं। हमारे पूरे शरीर को कंट्रोल रखने वाला मस्तिष्क होता है। तो फिर संस्कृति ही अब मनुष्य के जीवन रूप में जो शरीर है जो चल रहा है उसका संस्कृति क्या है, माइंड है, मस्तिष्क है। संस्कृति के विकास और अभ्युदय के द्वारा ही राष्ट्र की वृद्धि संभव है। अब संस्कृति का विकास होगा, उसका अभ्युदय होता चलेगा, विकास चला तो राष्ट्र की वृद्धि भी संभव है, राष्ट्र भी है वो आगे बढ़ता चला जाएगा। राष्ट्र के समग्र रूप में भूमि और जन के साथ साथ जन की संस्कृति का महत्वपूर्ण स्थान है। अगर राष्ट्र का समग्र स्वरूप हम देखें, राष्ट्र का संपूर्ण स्वरूप हम देखें तो उन तीनों में भारत भूमि पर निवास करने वाले लोग और संस्कृति तीनों के सम्मिलन से ही इसका समग्र रूप है वो सामने आता है। यदि भूमि और जन अपनी संस्कृति से विरहित कर दिए जाए तो राष्ट्र लोग समझना चाहिए। यदि भूमि और जल, यदि मान लो संस्कृति है लेकिन भूमि और जल को हटा दिया जाए तो भी राष्ट्र है वो क्या हो जाएगा, लोप हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जीवन के विटप का पुष्प संस्कृति है। जीवन का विटप यानी जीवन का वृक्ष किसे कहा है, संस्कृति को कहा है। संस्कृति के सौंदर्य और सौरभ में ही राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और विवेक अंतर्निहित है। संस्कृति का सौंदर्य और सौरभ यानी होते सुगंध, खुशबू। तो संस्कृति का जो सुंदरता है, किसी भी राष्ट्र की जो संस्कृति है वो उसके सौंदर्य में वृद्धि करती है और उसकी खुशबू को पूरे देश, पूरे संसार में फैलाती है। तो स्वर्ग से राष्ट्रीय जन के जीवन का सौंदर्य और विवेक अंतर्निहित है। ज्ञान और कर्म दोनों के पारस्परिक प्रकाश की संज्ञा संस्कृति है। संस्कृति किसे कह रहे हैं, ज्ञान और कर्म, यानी कि मनुष्य को ज्ञान भी हो और उस ज्ञान का वो अपने कर्म क्षेत्र में प्रयोग करता है तो वही उस देश की क्या कहलाती है, संस्कृति कहलाती है। भूमि पर बसने वाले जन ने ज्ञान के क्षेत्र में जो सोचा है और कर्म के क्षेत्र में जो रचा है, इन दोनों के रूप से हमें राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन मिलते हैं। भूमि पर बसने वाले जो लोग हैं, इस भूमि पर रहने वाले जो लोग हैं, इन्होंने अपने ज्ञान के क्षेत्र में तो सोचा, अपने ज्ञान से उन्होंने सोचा और कर्म से उसे रच डाला, निर्माण कर डाला। कर्म के क्षेत्र में जिसे रचा, इन दोनों से ही राष्ट्रीय संस्कृति के दर्शन है वो होते हैं। जीवन के विकास की युक्ति संस्कृति के रूप में प्रकट होती है। प्रत्येक जाति अपनी अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति को निश्चित करती है कि जीवन का विकास की युक्ति संस्कृति है। कि मनुष्य का जीवन है विकासमान, चलता सतत विकासमान है और ये विकासमान ही क्या है, संस्कृति के रूप में प्रकट होता है। प्रत्येक जाति अपनी विशेषताओं के साथ इस युक्ति यानी कि जो सतत उसका जीवन है वही उसको निश्चित करती है और उसे प्रेरित संस्कृति का विकास करती है। इस दृष्टि से प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार प्रत्येक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होती है, परंतु उन सबका मूल आधार पारस्परिक सहिष्णुता और समन्वय पर निर्भर है। अब देखिए राज्य प्रत्येक इस दृष्टि से जन है अपनी अपनी भावना के अनुसार। अब इस संसार में इस पृथ्वी है, इस पर कितने प्रकार के लोग रहते हैं, सबकी विचारधारा अलग है, सबकी सोच अलग है, सबका ज्ञान अलग है। तो इस दृष्टि से अगर हम देखें तो प्रत्येक जन की अपनी अपनी भावना के अनुसार पृथक पृथक संस्कृतियां राष्ट्र में विकसित होंगी, अलग अलग संस्कृतियों का निर्माण हो जाएगा। लेकिन इन सब का मूल आधार क्या है, सहिष्णुता, एक दूसरे की भावनाओं का आदर करना, सम्मान करना और साथ में समन्वय, मिलजुल कर रहने की जो प्रकृति है वही एक राष्ट्र की संस्कृति का निर्माण है वो करती है। जंगल में जिस प्रकार अनेक लताएं होती हैं, अनेक वृक्ष होते हैं, अनेक वनस्पतियां होती हैं, अपने अदम्य भाव से उठते हुए पारस्परिक सम्मेलन से अविरोधी स्थिति प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार राष्ट्रीय जन यानी कि अपने अब देखिए वन होता है, जंगल होता है, उसमें अनेक लताएं, अनेक वृक्ष होती हैं, अनेक वनस्पतियां होती हैं, लेकिन क्या कभी वो आपस में विरोध करते हैं, क्या आपस में वो झगड़ा करते हैं, नहीं करते। उनका अविरोधी स्थिति यानी कि मिलकर चलते और अविरोधी स्थिति है वही। उसी प्रकार राष्ट्र उसी और अविरोधी तत्वों के कारण वो एक बने रहते हैं, तभी वो क्षेत्र है वो क्या कहलाता है, जंगल कहलाता है, वन कहलाता है। उसी प्रकार से
राष्ट्रीय जन अपनी संस्कृतियों के द्वारा एक दूसरे के साथ मिलकर राष्ट्र में रहते हैं। जिस प्रकार जल के अनेक प्रवाह नदियों के रूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता प्राप्त है, जिस प्रकार नदियां बहती है सतत निरंतर लगातार बहती रहती है, अपना प्रवाह रखती है, सतत प्रवाहमान रहती है, और वो जाकर कहाँ मिल जाती है, समुद्र में गिर जाती है तो एक रूप हो जाती है। उसको फिर यह नहीं कहा जाता है कि ये कोसी नदी है, ये ब्रह्मणी नदी है, या गंगा नदी है, या यमुना नदी है, या गंडक नदी है। ऐसा नहीं, ये क्या है, समुद्र है, एक रूप हो जाती है, एक रूप प्राप्त कर लेती है, एक आकार प्राप्त कर लेती है। तो उसी प्रकार नदियों के स्वरूप में मिलकर समुद्र में एक रूपता हो जाते हैं। उसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां, इसी प्रकार इस राष्ट्र में अनेक प्रकार के लोग रहते हैं, भिन्न भिन्न वेशभूषा वाले होते हैं, भिन्न भिन्न भाषी होते हैं, भिन्न भिन्न परंपराओं को मानने वाले होते हैं, भिन्न भिन्न आचार विचार को रखने वाले होते हैं, लेकिन इन सब का सम्मिलित रूप क्या है, राष्ट्र है, देश है। तो इसी प्रकार राष्ट्रीय जीवन की अनेक विधियां राष्ट्रीय संस्कृति में समन्वय प्राप्त करती है, और समन्वय युक्त जीवन ही राष्ट्र का सुखदायी स्वरूप है। साहित्य, कला, नृत्य, गीत, आमोद प्रमोद अनेक रूपों में राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भाव को प्रकट करते हैं। अब देखिए, सभी लोग इस संसार में रहने से, पृथ्वी पर रहने वाले, इस राष्ट्र में रहने वाले, इस धरती पर रहने वाले जो जन है, कोई है वो साहित्य के क्षेत्र में अपना प्रचुर फहराता है, कोई कला के क्षेत्र में है, कोई नृत्य में है, कोई गीत में है, कोई लेखन में है, कोई आमोद प्रमोद में अपना जीवन व्यतीत करता है। तो इन सब रूपों को मिलाकर राष्ट्रीय जन अपने अपने मानसिक भावों को प्रकट करती है। अब मेरा जैसा ज्ञान होगा मैं उसे प्रकट करूंगी, कोई अन्य अदर में है तो वो उसको साहित्य के क्षेत्र में अधिक ज्ञान है तो वो उसमें अपना करेगा, कोई कला के क्षेत्र में होता है, कोई नृत्य के क्षेत्र में है, कोई अच्छी पेंटिंग बनाने में कारीगर है, कोई अच्छा मकान बनाने में कारीगर है। तो जिस जिस प्रकार की योग्यता है उस प्रकार से वो अपने मानसिक भावों को प्रकट करते हैं। आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है वह इस विविध रूपों में साकार होता है। अब हम कहते हैं आत्मा किसका अंशवानी है, परमात्मा का। परमात्मा का निवास कहाँ है, संपूर्ण संसार में बताया है, संपूर्ण विश्व में बताया है। तो आत्मा का जो विश्वव्यापी आनंद भाव है कि अगर हमें आत्मा परमात्मा को एक मान करें, और जो ये इस पृथ्वी पर रहने वाले जन है, प्रकृति जन है, जीव जगत है, इसमें एक आत्मा का निवास देखते हैं और उसी से ही हम उसको आनंद का प्राप्त करते हैं। तो उसी विविध रूपों में साकार होता है, तो इन सभी विविध रूपों में दिखता है वो। यद्यपि बाह्य रूप की दृष्टि से संस्कृति के बाहरी लक्षण अनेक दिखाई पड़ते हैं, किंतु आंतरिक आनंद की दृष्टि से एक सूत्रता है। अगर हम बाहरी रूप से देखें तो ये अनेक रूपों में दिखते हैं। संसार में अनेक भांति के लोग भांति के रूप उसमें दिखते हैं, लेकिन अगर हम आंतरिक रूप से देखें तो हमारा भारत देश है, हमारा राष्ट्र है, वो क्या है, एक रूपता है। जो व्यक्ति सहृदय है वह प्रत्येक संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। जो व्यक्ति सहृदय है, समन्वय को भाव, सहिष्णुता के भाव को रखता है, वो सभी संस्कृति के आनंद पक्ष को स्वीकार करता है। उसे ये नहीं कहना कि ये संस्कृति है वो हिंदुओं के द्वारा रची गई है, ये संस्कृति मुस्लिम के संप्रदाय के द्वारा, ये बौद्ध संप्रदाय के विचार है, नहीं। सब में समन्वय देखता हुआ वो उन्हें संस्कृति के आनंद पक्ष से आनंदित होता रहता है, और उसे इस प्रकार की उदार भावना भी विविध जनों में बने हुए राष्ट्र के लिए स्वास्थ्य कर रहा है। और इस प्रकार की जो उदार भावना है वो इस राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में होना ही इस राष्ट्र के लिए हितकर है, स्वास्थ्यकर है। गाँव जंगलों में स्वच्छंद जन्म लेने वाले लोक गीतों में, तारों के नीचे विकसित लोक कथाओं में संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है, जहाँ से आनंद की भरपूर मात्रा है वो प्राप्त की जा सकती है। राष्ट्रीय संस्कृति के परिचय कार्यक्रम हम सबका स्वागत करने की आवश्यकता है। पूर्वजों ने चलित धर्म, विज्ञान, साहित्य, कला और संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ प्राप्त किया है उन सारे विस्तार को हम गौरव के साथ धारण करें। अब देखिए, अगर हम राष्ट्र के स्वरूप को यथावत रखना चाहते हैं, इसको सतत विकासमान रखना चाहते हैं, एक रूपता एक सूत्र में पिरोए हुए रखना चाहते हैं, तो हमारे पूर्वजों के द्वारा दिए हुए जो चरित्र है, धर्म है, विज्ञान है, साहित्य है, कला है, संस्कृति के क्षेत्र में जो कुछ उन्होंने किया है, हम उनका विस्तार करें और उनको गौरव के साथ स्वीकार करें। और अपने तेज को अपने भावी जीवन में साथ साथ देखना चाहते हैं, गौरव के साथ धारण करते हैं और तेज को अपने भावी जीवन में देखना चाहते हैं। यही राष्ट्र संवर्धन का स्वाभाविक प्रकार है, जहाँ अतीत वर्तमान के लिए भार रूप नहीं है, वहाँ भूत वर्तमान को जगह रखना नहीं चाहता। जहाँ अतीत यानी कि बीता हुआ समय वर्तमान के लिए भार स्वरूप नहीं है। अगर हम बीते हुए समय को अभी वर्तमान में भार स्वरूप ले लेंगे तो हम आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे। और जहाँ भूत वर्तमान
सचेतन में संपूर्ण राष्ट्रीय विचारधाराओं की जननी है कौन? पृथ्वी है। और जन का मस्तिष्क क्या कहलाता है? संस्कृति को जन का मस्तिष्क कहते हैं। संस्कृति का अमित भंडार भरा हुआ है लोक गीतों और लोक कथाओं में। देखिए संस्कृति का अमित भंडार की जो लोक कथाएं, जंगलों में स्वतंत्र जन्म लेने वाले लोकगीत है जिन्हें कोई रचता करता नहीं है, अपने आप ही है जन जीवन से हम निकल कर आते हैं, और लोक कथाएं हैं वो निकल कर आती है। तो ये क्या है? संस्कृति का अमित भंडार है। पृथ्वी वसुंधरा क्यों कहलाती है? क्योंकि अनेक अमूल्य निधियों से इसकी जो कोख है वो भरी हुई है। ऐसे अनेक खजाने कोष इसमें भरे पड़े हैं, इसलिए पृथ्वी है वो वसुंधरा है, जन्म देने वाली है, धातु को जन्म, अमूल्य रत्न को जन्म देने वाली है, मनुष्य को जन्म देने वाली है। इसलिए वसुंधरा स्वरूप है ये। जागरण से राष्ट्र के लिए आनंद कर्तव्य किसे माना गया है? कि हम राष्ट्र के स्वरूप को समझते हुए समन्वय की भावना, सहिष्णुता की भावना इससे आगे बढ़े। सैकड़ों वर्षों से सुनने और विकास से जीवन में क्षेत्र में उजाला कब दिखाई देगा? जब हम अपने ज्ञान और कर्म के क्षेत्र को है समझ पाते हैं, हम अपने ज्ञान का, अपने जो सोच है, विचार है, अपने ज्ञान है, उससे वो साथ में अपने कर्म के द्वारा रचना करते हैं, तो हम ये इस संसार के जीवन में उजाला है वो भर सकते हैं। सैकड़ों वर्षों से जो सुनने पड़े हैं, राष्ट्र की वृद्धि कैसे संभव है? हम सतत विकासमान रहकर इस राष्ट्र की वृद्धि को आगे बढ़ा सकते हैं। जिस प्रकार बहुत सारे उदाहरण दिए हैं, नदियों के उदाहरण दिए हैं कि नदियां अनेक अपने प्रवाह के साथ निरंतर बहती रहती है और उसमें समुद्र में गिरकर एकाकार स्वरूप है वो धारण कर लेती है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे उदाहरण दिए हैं। राष्ट्र की वृद्धि है इस प्रकार हम अपने कर्म पथ पर चलते हुए, अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए है वो इसको वृद्धि इसकी कर सकते हैं। मेघ हमारे धन की वृद्धि में क्यों होना चाहिए? क्योंकि मेघों से इससे प्रकृति का श्रृंगार होता है। जल अमृत में जल जब बरसाते हैं तो सूखी उत्तीर्ण है उसमें भी जान आ जाती है। प्रकृति अपना सौंदर्य को धारण कर लेती है और प्रकृति में अनेक ऐसी वनस्पतियां हैं, खाद्य पदार्थ है और अनेक ऐसी बहुमूल्य नीतियां हैं प्रकृति में जो छिपी हुई है, जो जनमानस के लिए हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए मेघ है, मेघों के कारण ये प्रकृति अपना सौंदर्य धारण करते, इसलिए हमारे धन की परिधि में आनी चाहिए। राष्ट्रीयता बलवती कैसे हो सकती है? जब हम एक रूपता के साथ हम आगे बढ़ेंगे, समन्वय की सहिष्णुता की भावनाओं को रखते हुए बढ़ेंगे। पृथ्वी के वरदानों में भाग पाने के अधिकारी किसे बैठे हुए? इसलिए पृथ्वी पे जो वरदान है उसमें भाग पाने का अधिकारी वही है जो अपने कर्म पथ पर चलते हुए इस पृथ्वी को माता स्वरूप समझता है। इसके प्रति जो अपने कर्तव्य है उसका पालन करता हुआ चलता है। जीवन के बेटा का कुछ संस्कृति है, जीवन का बेटा अब जीवन है, अगर देखिए पृथ्वी भी है, उस पर रहने वाला मनुष्य भी है, लेकिन वहाँ संस्कृति नहीं है, सभ्यता नहीं है, तो व्यक्ति का जीवन वो कैसा हो जाएगा? कबंध मात्र रह जाएगा, धड़ मात्र है वो रह जाएगा। तो इस पृथ्वी पर अगर कोई ये जीवन का जो विटप है, वृक्ष है, उसका पुष्प संस्कृति के रूप में ही खिलता है। अगर संस्कृति होगी तभी राष्ट्र का स्वरूप है। तीनों की आवश्यकता, अगर संस्कृति हो लेकिन मात्र भूमि नहीं हो, जल नहीं हो, तो भी संस्कृति का कोई महत्व है वो नहीं रह जाता है। संस्कृति की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसी प्रकार अगर भूमि भी है, उस पर निवास करने वाले लोग भी है, लेकिन संस्कृति का भाव नहीं है, संस्कृति सभ्यता नहीं है, तो वो दोनों क्या है? निरर्थक हो जाते हैं, उनका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता, कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। राष्ट्रीयता की जड़ें पृथ्वी में जितनी गहरी होगी उतनी राष्ट्रीयता का भाव का अंकुर पल्लित होगा। राष्ट्रीयता के विकास में जन्मभूमि के प्रति क्या कर्तव्य है? जन के भूमि के प्रति क्या कर्तव्य है? जन के भूमि के प्रति बहुत सारे कर्तव्य है। ऐसे हम माता स्वरूप समझते हैं, इसका आदर करें, इसका सम्मान करें, इसका सही उपयोग करें, इसके कटाव को हम रोकें, इसके संरक्षण करना हम सीखें। ये पृथ्वी हमें कितने सारे वरदान देती है, कितने सारे वरदानों के रूप में भिन्न भिन्न वनस्पतियां हैं, औषधियां हैं, दवाइयां हैं और इसके साथ ही अमूल्य नीतियां हैं। इसी पर क्या वृक्ष उगते हैं और इसी से हम श्वास है वो लेते हैं। तो बहुत सारे अमूल्य नीतियों का भंडार ये जो भरी हुई भूमि है ये हमारे लिए अत्यंत उपयोगी है। तो हमें इसका सम्मान है वो करना चाहिए, हमें इसका संरक्षण है वो करना चाहिए। इसके प्रति हमारे जो कर्तव्य है उसको हमें पूरी ईमानदारी के साथ हमें पूरा करें, ऐसा हमारा कर्तव्य है। राष्ट्रीय स्वरूप की विवेचना पर उसके प्रमुख तत्वों को समझे। राष्ट्रीय स्वरूप की विवेचना पर हमने प्रमुख तत्वों के बारे में बात की। 3 तत्व है, भूमि है, निवास करने वाले जल है और संस्कृति। इन तीनों के मेल से ही राष्ट्र का स्वरूप है वो निखर कर सामने आता है। ये अपना अध्याय 2 है वो पूरा होता है। अगली कक्षा में अध्याय 3 के साथ हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। तुम